Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपकी 11th क्लास की इंग्लिश के बुक हॉर्नबिल की पोएम नंबर 5 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है फादर टू सन। जो ये कविता है बहुत ही अलग प्रकार की कविता है, जिसमें एक पिता अपने पुत्र के प्रति अपनी भावनाओं को दर्शाते हुए कहता है कि उसका जो बेटा है वो उससे भावनात्मक रूप से दूर हो गया है। और इसी तरीके से जो बेटा है वह भी इसी तरीके की बात करता है। तो यानी कि यहाँ पर हम जनरेशन गैप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पीढ़ी अंतराल, यानी कि पिता की सोच अलग है और बेटे की सोच अलग है। तो इसी चीज़ को लेकर के जो ये कवि है एलिजाबेथ जेनिंग, इन्होंने फादर एंड सन की अपनी अपनी थिंकिंग यानी कि अपनी अपनी सोच को लेकर के एक कविता बनाई है, जिसमें लगता है कि जो पिता है वो ये सोचता है कि जो उसका बेटा है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो उनसे दूर जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की बातें हमें इस कविता में देखने को मिलेंगी, जिसमें देखा जाता है कि पिता और पुत्र को साथ बैठना चाहिए, आपस में बातें करनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से जो ये भावनात्मक जो कविता आपके सामने है वो हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कविता में क्या हमें बात बताई जाती है और कैसे उसको समझाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस कविता की पहली पंक्ति में एक भावनात्मक रूप से दुखी एक पिता अपने बेटे को ध्यान में रखते हुए कहता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी कि यह बच्चा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दो यद्यपि, हालांकि, वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, जबकि हम बहुत सारे वर्षों से एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, फिर भी मुझे बेटा जो ये बच्चा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, यानी कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाता हूँ क्योंकि उसकी बातें मुझे समझ में नहीं आती है। तो आगे पिता फिर कहते हैं कि सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम, इसीलिए मैं उससे उसी प्रकार का रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, कि जैसे कि वह जब था, कि जब वो छोटा सा बच्चा था, कि जब मैं उसके साथ खेलता था, उससे बातें करता था, उसके दोस्त के रूप में उसके साथ रहता था, वह भी मेरे साथ रहता था। तो यहाँ पर पिता यह कह रहा है कि अब मैं उसके साथ फिर से उसी तरीके का रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि वो छोटा बच्चा था। यानी कि यहाँ पर एक पिता अपने पुत्र के प्रति एक बड़ा ही दुखद एक भावनात्मक संकेत प्रकट करता है कि एक ही घर में इतने वर्षों से रहते हुए भी मैं अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसीलिए अब यहाँ पर जो पिता है वो उससे एक बार फिर से उसी तरीके का रिश्ता, उसी तरीके से रहना चाहता है जैसे कि वो जब छोटा था। वो उसके साथ खेलते थे, बातें करते थे, बहुत मौज मस्ती करते थे, लेकिन अब न जाने वह पिता अपने ही बेटे को क्यों नहीं समझ पा रहे। इस बात को लेकर के भावनात्मक रूप से बड़ा ही दुखी है। आगे फिर वो कहते हैं कि येट आई हैव किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन ईस्ट वेयर द लैंड इज़ हीज और नॉट ऑफ माइन। तो जो ये चीज़ें यहाँ पर अब पिता ने हमारे सामने कही है, तो कहते हैं कि क्या मैंने वह सब समाप्त कर दिया है। द सीड यानी कि वह सोच, वह समझ, यहाँ पर जो सीड है ये कहते हैं कि क्या मैंने वह बीज समाप्त कर दिया है। आई स्पेंट और सोन यानी कि जब मैंने वह सोच समझ, जो समय, जो विचार, जो बीज के रूप में मैंने बोए थे, या वह समय मैंने उनके साथ बिताया था, यानी कि अपने बेटे के साथ बिताया था। इट वेयर द लैंड यानी कि जो मस्तिष्क मेरे बेटे का था, जब मैंने उसको वो चीज़ें सिखाई थी, समझाई थी, तो क्या वह मेरी ज़मीन नहीं थी, क्या वह सिर्फ उसी की ही ज़मीन थी। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, तो क्या वह मस्तिष्क, क्या वह जो मन सिर्फ उसी बेटे का ही था, क्या वो मेरा नहीं था। तो यहाँ पर पिता और भी ज़्यादा दुखी होते कहते हैं कि जो संस्कार मैंने अपने बेटे को दिए, क्या वो मैंने गलत संस्कार दिए हैं, क्या वह मेरा अपना बेटा नहीं है, क्या मैंने उसको कुछ सिखाया नहीं है। तो जो सीख
जो सोच समझ जो संस्कार मैंने उसको दिए हैं, क्या मैंने वो सब समाप्त कर दिए हैं? इसलिए आगे पिता फिर कहते हैं कि वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, कि हम जब भी बात करते हैं तो अजनबी लोगों की तरह बात करते हैं। देयर इज़ नो साइन, बिल्कुल भी ऐसे प्रभाव, ऐसे चिन्ह नज़र नहीं आते हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कि जो समझ मैंने उसको दी है, जो संस्कार मैंने उसको दिए हैं, उसके वातावरण में किसी भी प्रकार के कोई निशान, कोई चिन्ह नज़र नहीं आते। यानी कि मेरे सब संस्कारों का उसको जो दिया जाना है उसका कोई भी प्रभाव नज़र नहीं आता है उस पर, कि हम जब भी बात करते हैं हम अजनबी लोगों की तरह बात करते हैं। ये क्या हो रहा है, एक पिता को समझ में नहीं आ रहा है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव्स आई कांट शेयर। इस स्टेंजा की लास्ट की जो ये 2 पंक्तियां हैं, इसमें पिता ये कहते हैं कि हालांकि दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट, यानी कि इस बच्चे की जो परवरिश है वो उसी तरीके से हुई जैसे कि मैं चाहता था, मेरी योजनाओं के अनुसार। यानी कि जैसे हम बच्चों को बड़े प्यार से, बड़े दुलार से पालते हैं, पोसते हैं, तो इस बच्चे को भी ठीक उसी तरीके से पाला जैसे कि मेरी सभी योजनाएं थी। येट वॉट ही लव्स आई कांट शेयर, फिर भी मैं सभी वो बातें शेयर नहीं कर सकता हूँ, सहभागी नहीं कर सकता हूँ जो कि उसे पसंद है। पता नहीं ऐसा क्यों है। यहाँ पर पिता को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे की परवरिश बिल्कुल उसी तरीके से हुई जैसे कि मैं चाहता था, लेकिन फिर भी जो बातें उसको पसंद है मैं वो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपके साथ सहभागी नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए जो वो पिता है वो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे फिर वो दुखी पिता कहते हैं कि साइलेंस सराउंड्स अस, कि हम दोनों के चारों ओर एक प्रकार का सन्नाटा सा छाया रहता है, एक प्रकार की चुप्पी सी छाई रहती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, कि अगर वो फिजूल खर्ची भी करेगा तो भी मुझे स्वीकार होगा, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, कि बस जैसे भी हो वो अपने पिता के घर वापस आ जाए। द हाउस, वह घर, ही न्यू, जिसको वो अपना मानता था, जिस घर को वो जानता था, बस वो वहाँ पर वापस आ जाए। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, कि अपना किसी एक नया संसार बनाने की बजाय वह अपने पिता के घर वापस आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, हो सकता है कि इस दुखद भावना से एक नया प्रेम ही उत्पन्न हो जाए पिता और पुत्र के बीच में। तो यहाँ पर जो पिता है वो कहते हैं कि हम दोनों के बीच में एक ऐसी चुप्पी सी रहती है कि हम एक दूसरे से बड़े अजनबी लोगों की तरह बात करते हैं, कि अगर वो फिजूल खर्च भी करता है, अगर वो ज़्यादा पैसे भी उड़ाता है, तब भी मैं उसको माफ़ कर दूंगा। बस वो पिता के घर वापस आ जाए, उस घर वापस आ जाए जिस घर को वो अपना मानता था। यानी कि वो चाहता है कि जो घर संसार में उसके पिता हैं, बस वो अपने पिता के पास आ जाए, पहले की तरह वो प्रेम पूर्वक रहे, बजाय इसके कि वो बाहर जाकर के अपना कोई संसार ढूंढे, अपनी कोई दुनिया बनाए। इससे तो अच्छा है कि वो अपने घर पर वापस आ जाए, अपने पिता के पास वापस आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, कि मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो, इस दुख से हो सकता है कि नया प्रेम पिता और पुत्र के बीच में उत्पन्न हो जाए और वो पहले की तरह बड़े प्यार से रहें। आगे इस कविता में प्रदर्शित किया गया है कि फादर एंड सन, यानी कि हम पिता और पुत्र, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, कि हम पिता और पुत्र को एक ही दुनिया में रहना है, ऑन द सेम लैंड, और एक ही ज़मीन पर रहना है। ही स्पीक्स, और वह कहता है, अब यहाँ पर पिता अपने पुत्र के बारे में बताते हैं कि वह कहता है कि आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मैं खुद को ही नहीं समझ पाता हूँ, मुझे खुद के बारे में ही समझ नहीं आता है। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि दुख से गुस्सा क्यों उत्पन्न होता है, यानी कि दुख में गुस्सा क्यों आता है। वी ईच, और हम दोनों, पुट आवर एन एम्प्टी हैंड, कि हम दोनों अपने खाली हाथ को आगे बढ़ा देते हैं। लॉन्गिंग, इस चीज़ की इच्छा करते हुए, फॉर समथिंग, कि कुछ तो हो। टू फॉरगिव, कि एक दूसरे को क्षमा करते हुए हमारे हाथों में कुछ तो हो, उसी चीज़ की इच्छा करते हुए हम अपने खाली हाथों को आगे बढ़ा देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो पिता और पुत्र हैं, यानी कि जो फादर है, पिता है, वो कहता है कि हम पिता और पुत्र को एक ही दुनिया में रहना है। वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, कि हम दोनों को एक ही दुनिया में रहना है।
एंड द सेम लैंड, और एक ही ज़मीन पर रहना है, और उसे समझ नहीं आता, वो अभी तक खुद को ही नहीं समझ पाया। वह बोलता है कि दुख से गुस्सा क्यों उत्पन्न होता है, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। वी ईच, हम दोनों में से प्रत्येक, यानी कि हम दोनों, पुट आवर एम्प्टी हैंड, कि हम अपने खाली हाथों को आगे बढ़ा देते हैं, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए कुछ तो हो, कुछ तो भावना हो, यानी कि हम दोनों फिर भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। वाओ, व्हाट अ भावनात्मक कविता, बहुत ही भावनात्मक कविता है। जो ये कविता है ये आजकल की जो दुनिया है उसको साफ साफ प्रकट करती है कि किस तरीके से पिता और पुत्र की सोच में दूरियां बनती जा रही हैं। पिता और पुत्र एक दूसरे से भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। पिता अपने पुत्र को नहीं समझ पा रहा है क्योंकि सोच अलग अलग है। लेकिन फिर भी कवि ये कहना चाहता है कि फिर भी पिता और पुत्र को एक ही दुनिया में रहना है, एक ही ज़मीन पर रहना है, तो क्यों ना वो साथ साथ रहें, क्यों ना वो एक दूसरे को माफ़ करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाएं, यानी कि अपने कदम आगे बढ़ाएं, और एक दूसरे के साथ वो प्रेम पूर्वक फिर से रहना शुरू कर दें। तो आज की इस कविता में आई होप कि आपने हर एक बात को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक भावनाओं को समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ इस कविता को सुनते हुए समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आप भी इस कविता को बार बार पढ़ें और इसको समझने की और सीखने की कोशिश करें। और फिर भी अगर आपको इसको समझने में, सीखने में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड टू क्राइम दिस पोएम, तो आप अपना क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस कविता से संबंधित या फिर आपके 9, 10, 11 जितने भी सारे सिलेबस है, अगर आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में आता है, क्योंकि हमने अपने पिछले सभी लेक्चर्स के अंदर आपका 9th का सिलेबस, 10th का सिलेबस, 11th का सिलेबस और इसके बाद हम 12th का सिलेबस आपके लिए शुरू करेंगे। तो इस बीच में अगर आपको कोई भी सवाल आता है तो आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। और ये सारी जो हमारी जो कोशिश है, अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इन चीज़ों को समझ सकें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी पोएम के क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के, और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आप उसका आंसर कैसे देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।